तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सेट पहला है हमारा, यानी कि फर्स्ट सेट है ये। और इसमें हमने 50 सवालों को लिया है और इसमें हमने कहीं भी प्रश्नों का कोई व्याख्या नहीं किया है। तो आप कोशिश करें कि पहले खुद आंसर सोचें, उसके बाद आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे आप। तो देखें, पहला सवाल है, हिंदी से है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटे। बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है या शुद्ध है। 4 विकल्प है। पहला है कि नेताजी को आज नहीं वहाँ जाना है, और बी विकल्प है कि नेताजी को आज वहाँ जाना है। सी है कि आज वहीं नेताजी ने जाना है, और डी है कि वहाँ आज नेताजी ने जाना है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 2 देखें। तो प्रश्न नंबर 2 है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वाक्य, शब्द, क्रिया या संज्ञा। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा कि वर्णों का सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है। और प्रश्न नंबर 3 है कि अ है, अ क्या है। स्वर है, व्यंजन है, एक अयोगवाह है या अंतस्थ है, क्या है। तो अ जो है स्वर है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 है कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची हैं। आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और निर्णय, बर्ताव और निर्णय। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, आचार और विचार। और प्रश्न नंबर 5 है कि व्यंजन संधि के उदाहरण हैं उल्लास, संगम, तथास्तु, संभावना, सद्भाव, बहिष्कार, वातावरण, उल्लास, संस्कृत या उल्लास, संगम, संभावना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि व्यंजन संधि के जो उदाहरण हैं उल्लास है, संगम और संभावना है। और प्रश्न नंबर 6 है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। तो जो सीता सावित्री है इसका किस रूप में प्रयोग हुआ है हमको बताना है। 4 विकल्प हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में, भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। और प्रश्न नंबर 7 है बालक ने रोटी खाई। बताना है कि रोटी जो है किस प्रकार की क्रिया, सॉरी जो खाई है ये किस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच्य, अकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य, या अकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच्य, या डी की सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल और कृतवाच्य। तो बताना है इसका सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प इसमें डी हो जाएगा कि बालक ने रोटी खाई सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, इसके अलावा ये स्त्रीलिंग में आता है, अन्य पुरुष, और भूतकाल में खाई कृतवाच्य लगता है यहाँ पे, है ना। और प्रश्न नंबर 8 है कि रामचरितमानस किसने लिखी। तुलसीदास, वेदव्यास, वशिष्ठ या वाल्मीकि ने। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और प्रश्न नंबर 9 है जो कि अंग्रेजी से है। तो देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज़ बीन टीचिंग, इसके बाद खालिस्तान 2005। क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम, सिंस, फॉर या इन। तो जो यहाँ पे सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा, सिंस। सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2005। और प्रश्न नंबर 10 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, और पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा कि पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। और प्रश्न नंबर 11 है कि पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड इफ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और बी है कि ही सेड वेदर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और सी है कि ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और डी है
कि ही सेड वाई न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी उसने कहा कि न्यू दिल्ली या नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें। तो प्रश्न नंबर 12 है कि चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई, इसके बाद खालिस्तान, माई होमवर्क, वेन द लाइट्स वेंट आउट, डिड, वाज डूइंग, वाज डन, विल डू। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वेन द लाइट्स वेंट आउट। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 13 14 थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, रहन देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द bold phrase in the following sentence. It was an exciting match full of suspense. Both teams were well matched and fought foot and nail. तो foot and nail जो है ये मतलब बोल्ड उसमें है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो इसका मतलब बताना है कि फुट एंड नेल का क्या यहाँ पे मतलब है। 4 विकल्प हैं। दे प्लेड वेल, दे प्लेड विथ एवरी ऑन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, और सी है कि वन टीम हैड टू लॉस इफ द अदर वन, और बी है कि बोथ टीम्स वेयर इवनली मैच्ड। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि दे प्लेड विथ एवरी ऑन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, मतलब उन्होंने जितना उनके पास क्षमता था उतना खेला। और प्रश्न नंबर 16 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। 4 विकल्प हैं। लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, या डी आम सदस्य। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो हैं ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 17 देखें। प्रश्न नंबर 17 है कि संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम की अधिकार, या शोषण का अधिकार। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा कि समानता के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान देता है। और प्रश्न नंबर 18 है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। 4 विकल्प हैं कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, और बी है कि प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, और सी है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं, और प्रश्न विकल्प डी है इसमें कि मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखें आप, जो सही विकल्प है बताएं आप। तो सही विकल्प यहाँ पे सी है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। अब आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 19 देखें। प्रश्न नंबर 19 है कि दक्षेस सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या है। सार्क में कितने देश शामिल हैं ये बताना है, 6, 7, 8 या 10। तो ध्यान रखिएगा, सार्क अभी चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि पाकिस्तान कुछ नौटंकी कर रहा है जिसकी वजह से भारत सार्क पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि वर्तमान समय में सार्क या दक्षेस में जो देशों की सदस्य संख्या है वो 8 है, यानी कि इसमें 8 देश शामिल हैं। और प्रश्न नंबर 20 है कि महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू की। केसरी, नेशनल, हरिजन या द हिंदू। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की। और प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है और लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो इसका सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये सत्य नहीं है। और प्रश्न नंबर 22 है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या आचार्य विनोबा भावे ने। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि आचार्य विनोबा भावे ने भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ किया। और प्रश्न नंबर 23
कि निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है, यानी कि फेडरलिज्म, सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों का अधिक अधिकार देना, या सत्ता का केंद्रीकरण। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद की विशेषता नहीं है। और प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है। और प्रश्न नंबर 25 है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। और प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है ना? 4 विकल्प है, भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या नेपाल। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने या जयप्रकाश नारायण ने। तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था आज़ादी के बाद। और प्रश्न नंबर 28 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1984 ईस्वी। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1980, मतलब चलिए ठीक है 1980 में हुआ था। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 29 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 है कि सूफी जाने जाते हैं ईसाई संत के नाम से, हिंदू संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से या बौद्ध संत के नाम से। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, मुस्लिम संत के नाम से। और प्रश्न नंबर 31 है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना या सशस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो हो जाएगा सी, कि शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, है ना। और प्रश्न नंबर 32 है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और प्रश्न नंबर 33 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के संदर्भ में एनी बेसेंट ने की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना किसी अन्य ने की। खैर, प्रश्न नंबर 34 है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, जर्मनी का सुदेटेनलैंड पर दावा, स्पेन का गृह युद्ध, 1931 का चीन और जापान के बीच युद्ध, 1929-30 का आर्थिक संकट। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें बी, कि स्पेन का गृह युद्ध जो है इसे द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 35 है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, लाहौर में, लखनऊ में। तो सही विकल्प बी, इलाहाबाद में। हालांकि प्रयागराज भी इसके जगह पे विकल्प आ सकता है, तो देख लीजिएगा, है ना। सही विकल्प इसका बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 36 है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? यानी कि इन्होंने जो आंदोलन का नाम असहयोग रखा, किस आंदोलन के समय रखा? चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन। और प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ,
एडम स्मिथ के लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। और सी है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। और डी है कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार हुए। तो सही विकल्प है सी यहाँ पे कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना का इससे कोई लेना देना नहीं है। और प्रश्न नंबर 38 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1929 में, 1931 में, 1930 में या 1928 में? तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और प्रश्न नंबर 39 है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण, बहुविवाह या सती प्रथा? तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा कि इन्होंने बाल विवाह के क्षेत्र में रोकने के लिए समाज में सहयोग किया। ओके, असल में ये बाल विवाह नहीं विधवा विवाह है। तो सही विकल्प यहाँ पे ये रहेगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सहयोग किया और बहुत ज़्यादा सहयोग किया इन्होंने, है ना। और प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहनदास करमचंद गांधी, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी था। और प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ए, महान साम्राज्यों का अंत, बी, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, सी, अधिनायकवाद का उदय, डी, राष्ट्र संघ की स्थापना? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, क्योंकि उस समय लीग ऑफ नेशन बना था, है ना। और प्रश्न नंबर 42 है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 23 मार्च को या 22 मार्च को? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और प्रश्न नंबर 43 है कि उपकरण जो कि वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हेक्टोमीटर या एनमोमीटर? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और प्रश्न नंबर 44 है कि वायुमंडलीय परत जो कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वो कौन सी है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ओजोन मंडल। और प्रश्न नंबर 45 है कि सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या तापी? तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और प्रश्न नंबर 46 है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है कितनी? 3.12, 0.03, 0.33 या 3.0? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। और प्रश्न नंबर 47 है कि प्रतिविस्वती धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, यानी कि जो प्रतिविस्वती धाराएं होती हैं उनकी प्रवाह की दिशा यानी किस ओर वो प्रवाहित होती हैं? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और प्रश्न नंबर 48 है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं कंटूर्स, आइसोबार या आइसो हाइट? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि समान दाब वाले मिलाने जो समान दाबों को मिलाने वाली स्थानों को, यानी कि जहाँ से ये काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं समान दाब वाले स्थानों को, उनको आइसो बार कहा जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 49 है कि जीव जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, विघटक या परजीवी? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ये उत्पादक होते हैं। और प्रश्न नंबर 50 है और अंतिम है जो हमारा कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है? वह है
यानी कि ऐसी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं जाती है वो है माही, चंबल, तापी, नर्मदा। और 4 विकल्प हैं इसके। पहला है माही, चंबल, तापी, नर्मदा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जाती, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती। तो देखिए माही, तापी, नर्मदा ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, चंबल। तो ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, और सेट नंबर 1 था हमारा, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को कवर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपकी तैयारी को कुछ हद तक बूस्ट किया होगा, और आप कितने तैयार हैं इससे आप चेक कर पाए होंगे। तो आप अगर दोबारा चाहें तो इसको सुने, और उसके बाद जब दूसरी बार सुने तो इसको म्यूट करके सुने, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बाकी अगले वीडियो में लाएंगे पार्ट 2, जिसमें हम आगे के सवाल देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।